कुछ देर में कीव पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, वॉर जोन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। युद्ध के बीच पीएम मोदी का ये ऐतिहासिक दौरा हो रहा है। पहली बार यूक्रेन में कोई भारतीय पीएम पहुंचा है। जाहिर है जेलेंस्की समेत जेलेंस्की के पूरे मुल्क के लिए, यूक्रेन के लिए यह बहुत अहम और ऐतिहासिक लम्हा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध के विचारों के साथ, उनकी सोच के साथ इस मसले का हल निकालने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में यूक्रेन को इस दौरे से बहुत उम्मीदें। तो पीएम मोदी का ये कीव दौरा ऐतिहासिक आखिरकार क्यों है, क्यों इसको हिस्टोरिक बताया जा रहा है, आप जरा समझिए। सीधे बिग वॉल का हम रुख करते हैं और पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, सोवियत संघ से आजाद यूक्रेन में पहली बार भारतीय पीएम पहुंचे। 1991 की बात की जाए जब आजाद हुआ था यूक्रेन, इसके बाद से पहली बार ऐसा है जब भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा है यूक्रेन का। बिल्कुल, ये मौका अपने आप में ऐतिहासिक है करुणा। 2.5 साल से चल रहे युद्ध में एक नई शुरुआत की उम्मीद है। पश्चिमी दबाव के बावजूद इस जंग में भारत का सबसे अलग स्टैंड रहा है। भारत ने रूस से दोस्ती निभाई और शांति की बात भी की। और देखिए, करीब 1.5 महीने पहले व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलना काफी ज्यादा अहम है। युद्ध में किसी दूसरे वैश्विक नेता ने ऐसा पहले कभी नहीं किया और ऐसी पहल भी नहीं की कि दोनों तरफ जाकर उनकी तरफ से मुलाकात की जा रही हो। जी हाँ, और इस खास पेशकश में हमारे इस कॉन्क्लेव में हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी सीधे वॉर जोन से हमारे साथ मौजूद हैं। कीव से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और मेहमानों का एक बड़ा पैनल आज हमारे कॉन्क्लेव को ज्वाइन कर रहा है। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। और हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा भी स्टूडियो में आज हमारे साथ ही मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बिना वक्त गंवाए आपको लिए चलूंगा यूक्रेन की राजधानी कीव। सबसे पहले विपिन, ये बताइए कि वहां से क्या अपडेट आप देना चाहते हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंच सकते हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं। क्या हो रहा है वहां पर, कैसी हैं तैयारियां? देखिए, पिछले कई दिनों से पूरा यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां कर रहा है और खासकर सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर होता क्या है कि सुबह 5 बजे तक कीव में और तमाम शहरों में कर्फ्यू होता है, क्योंकि उस समय खतरा सबसे ज्यादा होता है और मिसाइल गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आज सुबह सुबह एक भारतीय का मुझे फोन आया कि ये कहा उसने मुझे कि बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है जब कीव में सुबह एयर रेड अलर्ट सायरन नहीं बजा है, और ये एक अच्छा संदेश है और एक अच्छा साइन है। इस बीच आपको बता दें कि लगभग 8 से 10 घंटों के लिए प्रधानमंत्री को आना है, लेकिन प्रधानमंत्री के मिनट टू मिनट प्रोग्राम को सिक्योरिटी रीजन की वजह से शेयर नहीं किया गया है और हम भी कोई ऐसी डिटेल्स आपके साथ लाइव शेयर नहीं कर सकते हैं जो उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करे। बिल्कुल सही। लिहाजा ये सिर्फ बताया गया है कि पीएम 8 से 10 घंटे यहां पर रहेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे और कुछ और जगहों पर उन्हें जाना है, लेकिन सब कुछ रिजर्व है। लाइव कवरेज पर रोक है। सिर्फ मोटी मोटी बात यह है कि पीएम को यूक्रेन आना है, कीव आना है, 8 से 10 घंटे गुजारना है और उसके बाद वो यहां से वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, तो 8 से 10 घंटा राजधानी कीव में रहेंगे, यूक्रेन की राजधानी। और इस दौरान क्या बात होती इस मुलाकात के दौरान जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और एक और बड़ी खबर, कल बहुत बड़ा हमला कर सकता है रूस, ये खबर आ रही है। 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस और इस मौके पर रूस की तरफ से यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये माना जा रहा है कि अभी हाल ही में जिस तरह से यूक्रेन ने बड़े हमले को अंजाम दिया मॉस्को सहित कई जगहों पर, इसका बदला यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस को लेकर लिया जा सकता। मनीष झा हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। मनीष, आज है 23 अगस्त और आज ऐतिहासिक मुलाकात को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन खबर आ रही है कि 24 अगस्त यानी कि कल रूस बहुत बड़ा हमला कीव पर कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन में जो चीनी एम्बेसी है, जो चीनी दूतावास है, उन्होंने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है, उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि 24 अगस्त यानी कल 24 घंटे बाद जब यूक्रेन अपनी आज़ादी की सालगिरह मना रहा होगा, जब यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा,
उस वक्त रूस की तरफ से एक बड़ा हमला हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने अपने नागरिकों को जो यूक्रेन में है उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ अपने नागरिकों, जो नागरिक बाहर हैं, उन्हें कहा है कि अभी आप यूक्रेन का ट्रैवल ना करें। देखिए, ऐसी स्थिति में जिस समय रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना मौजूद है, उस वक्त रूस हमले को लेकर तमाम तरह के पलटवार को लेकर प्लान कर रहा है। लेकिन वो दिन चुन हो सकता है 24 अगस्त, यानी यूक्रेन की आज़ादी का दिन। चूंकि चीन और रूस के बीच जो संबंध है वो हम सब जानते हैं। जिस तरह से रूस के तमाम रणनीति में चीन एक बड़ा साझेदार है, हो सकता है कि चीन के पास ऐसा इनपुट रहा हो, क्योंकि ये अलर्ट किसी और ने नहीं, चीन के दूतावास ने यूक्रेन से जारी किया है। चीन के दूतावास का कहना यह है कि इंडिपेंडेंस डे को जो यूक्रेन का है, उस दिन रूस की तरफ से बड़ा हमला। ये बहुत महत्वपूर्ण है मनीष जो जानकारी हमें दे रहे हैं, और इसी पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कीव से हमारे सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, जल्दी से अपना पॉइंट रखें। देखिए समीर, कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के दिन के साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं 24 अगस्त यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है और इसको लेकर कल ही यानी 22 तारीख को यूएस एम्बेसी जो यहां पर मौजूद है यूक्रेन में, उसने भी अपने सिटीजन्स के लिए यह एडवाइजरी जारी की है कि आपको अलर्ट रहना है, बाहर नहीं निकलना है और ट्रेवल करने से बचें। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि आज के दिन के बारे में यह दावे के साथ किया जा सकता है कि आज यूक्रेन की राजधानी कीव सुरक्षित है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर है और उनकी यात्रा के बारे में जानकारी रशिया को भी है और इससे पहले वो रशिया का दौरा पूरा करके आ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है विपिन। और आज की बात नहीं, कल की बात हो रही है। कल बड़े हमले हो सकते हैं, रूस की तरफ से राजधानी कीव को बनाया जा सकता है निशाना। इस बाबत तमाम एडवाइजरीज जारी की गई हैं। चीन और अमेरिका की एम्बेसी ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। मेजर जनरल अशोक कुमार, इस खबर का सबब क्या है? ऐसे में हम कैसे ये उम्मीद करें कि युद्ध के इस दौर में कहीं शांति और पीस की बात भी होगी, क्योंकि दोनों का रुख, चाहे रूस हो या यूक्रेन, आक्रामक ही नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से शांति को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों पार्टीज का उसमें इच्छित होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान जब वो पुतिन से मिल रहे थे, रशिया ने बच्चों की हत्या की थी, और जिस तरह अब वो यूक्रेन में गए हैं और उसमें कुर्स्क ऑफेंसिव उसके जस्ट पहले लॉन्च हुआ है, तो एक जो सोच लग रही थी कि शायद दोनों के बीच में अब तारतम्य बनेगा और मोदी के जाने से उसको गति मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इस समय रशिया या यूक्रेन, जब हम यूक्रेन की बात करते हैं, इट मीन्स अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी, क्योंकि वो युद्ध के पीछे हैं, सारा आर्म्स अम्यूनिशन सप्लाई करने में, सारा सपोर्ट देने में, वो इस समय किसी संभावित आपस की बातचीत करके मामले को निपटाने के लिए तैयार हैं। और इसलिए केवल माहौल बन सकता है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मोदी जी की तरफ से मैसेजिंग जा सकती है और बाद में शायद इसका कुछ असर भले हो, लेकिन मौजूदा समय में पीस की स्थिति बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 24 अगस्त का दिन है, जब कुर्स्क का ऑफेंसिव यूक्रेन ने रशिया में किया है, एक्चुअली जब से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च हुए हैं, तब से छोटे मोटे छिटपुट हरकतें यूक्रेन ने रशियन बाउंड्री को क्रॉस करके किया है, बट ये पहला लैंड ऑफेंसिव है जबकि उसने इतने बड़े इलाके को कैप्चर किया है। और उस कैप्चर पर जो रूस का रिस्पांस है, उसी को रोकने की बजाय पहले उसके जो गेन किए हुए इलाके हैं उसको बढ़ाने में रहा है। ठीक है। और अगर वो उसने कुर्स्क के इस अतिक्रमण के बाद में सीरियस एक्शन नहीं लिया तो पूरे विश्व पटल पर रूस की काबिलियत पर प्रश्न। बिल्कुल सर, तो सवाल यही है कि क्या वाकई में ऐसी मंशा है रूस और यूक्रेन की कि वो बातचीत की टेबल पर आए? और देखिए इस बीच सर एक और बड़ी खबर, इसका रुख करें रूस यूक्रेन वॉर जोन से। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन कुर्स्क पर अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत, सूमी में भी हथियार के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, तो ये बहुत बड़ा फैसला है। अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कुर्स्क में और साथ ही साथ सूमी में किया जा सकता है। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि इस फैसले के बाद व्लादिमीर पुतिन और ज्यादा आग बबूला और भड़क सकते हैं। और वैसे भी ये खबर आ रही कि कल यानी 24 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन बहुत बड़ा ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, जो कि होगा कीव के खिलाफ, जो कि होगा यूक्रेन के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी खबर है। कुर्स्क जहां के 90% से ज्यादा भूभाग पर इस वक्त यूक्रेनी फोर्सेस का कब्जा हो गया है। अब यहां पर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लेकर हालांकि
पहले अमेरिका की तरफ से आनाकानी रही है, लेकिन सुमित सवाल यही है कि पहले अमेरिका ने हमेशा मना किया कि आप जिन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे वो डिफेंसिव पर्पस के लिए होंगे, लेकिन खुर्स जो कि रशिया की टेरिटरी भूभाग है, वहां पर अमेरिका अपने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे रहा है। क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? आप देखिए, कुर्स ऑफेंसिव का सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो यूक्रेन का मकसद ही ये था कि ना सिर्फ अपने सैनिकों के मोराल को बूस्ट करना, जो लगातार सेना को छोड़ कर भाग रहे थे, जो लगातार इस युद्ध में जाना नहीं चाह रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा मोटिव था कि अमेरिका और नाटो देशों को यह विश्वास दिलाना कि उनके दिए गए हथियार अब सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, वो रूस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अब से देखा जाए 2.5 साल का वक्त हो चला था, लेकिन रूस को कोई ज्यादा नुकसान यूक्रेन नहीं पहुंचा पाया था। अब तक ये जंग सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के इलाकों में लड़ी जा रही थी, लेकिन अब पहला ऐसा मौका आया है जब निश्चित तौर पर अब रूस के इलाकों में ये जंग पहुंच चुकी है। तो एक तरीके से ये मैसेजिंग थी, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी अमेरिका के लिए, नाटो देशों के लिए, कि जो हथियार, जो सामान, जो सहायता हमें मिल रही है, हम उससे काउंटर अटैक कर रहे हैं रूस के ऊपर, हम लगातार रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अभी उसी के बाद अब ये पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि जो हथियार अब यूक्रेन को दिए जा रहे हैं वो कुर्स के इलाकों में इस्तेमाल कर सकता है। यानी अब लंबे समय के लिए अगर यूक्रेन रहना चाहे या अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहे उस इलाके में, तो उसमें अमेरिका की तरफ से उसको ये सैन्य मदद या फिर आप कह सकते हैं कि ये हथियार मिलेंगे। बिल्कुल सुमित, और देखिए इस बीच एक और अहम खबर है, रूस में एक और फ्रंट खोलने की जा रही है तैयारी। यूक्रेन के प्लान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कुर्स की तरह यूक्रेन का एक और प्लान सामने आया है, यानी कुर्स में जो हुआ, क्या वो रूस के दूसरे शहर में भी रिपीट किया जा सकता है? कौन सा शहर अब कुर्स के बाद निशाने पर है यूक्रेन के? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन की नई प्लानिंग को लेकर एक अहम खबर सामने आई। तो देखिए, यूक्रेनी सेना को रूस के खिलाफ इसलिए कामयाबी मिलती जा रही है क्योंकि अब वो नए प्लान के तहत हमले कर रही है। यूक्रेन के प्लान को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। कुर्स की तरह यूक्रेन का एक और प्लान अब TV9 भारतवर्ष आपके लिए डीकोड करने जा रहा है। क्या अहम जानकारियां मिली हैं करुणा, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये जानकारी समीर दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। आखिर यूक्रेन का ये विध्वंसक प्लान है क्या? यूक्रेनी सेना को रूस के खिलाफ इसलिए कामयाबी मिलती जा रही क्योंकि वो अब नए प्लान के तहत हमलों को अंजाम दे रहा है। यूक्रेनी सेना एक साथ कई फ्रंट्स को खोलने की अब कोशिश कर रही है रूस के खिलाफ, और इसके लिए यूक्रेन जमीन और हवा से भीषण हमले लगातार कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि रूसी सेना यूक्रेन को काउंटर भी नहीं कर पा रही है। यूक्रेन अब रूस के 4 नए प्रांतों में घुसने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यह प्लानिंग है, और ये प्रांत कौन से आप देखिए, ब्रियांस्क, बेलगोरोड, वोरोनिश और रोस्टोव। यहां पर अभी हाल ही में बड़े ड्रोन हमलों को भी अंजाम दिया गया था। आपको याद होगा, ब्रियांस्क में चर्निहाइव की तरफ से दाखिल होने के लिए हमले हो रहे हैं। इसके अलावा बेलगोरोद में खार्किव फ्रंट से घुसने की कोशिश भी हो रही है। वोरोनिश में लुहांस्क की तरफ से यूक्रेन भीषण हमला कर रहा है। तो रोस्टोव की बात की जाए तो यूक्रेनी फोर्स डोनेट्स्क फ्रंट से घुसने का प्रयास कर रही है। यूक्रेन इन चारों राज्यों में रूस की सुरक्षा दीवार तोड़ने में जुटा हुआ है। रूसी डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए हवा और जमीन से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जो जानकारी इस वक्त समझ आ रही है। और देखिए अचल मल्होत्रा सर, सवाल यही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कीव पहुंच रहे हैं, और ऐसे पूरी दुनिया मान रही कि बहुत कुछ ऐतिहासिक होने वाला है, हिस्टोरिक होने वाला है जो हालात बने, लेकिन यूक्रेन की ये जो प्लानिंग अब आ रही कि 4 और नए फ्रंट्स खोल सकता है रूस के अंदर दाखिल होने के लिए, क्या ये तमाम जो कोशिशें हैं वो परवान चढ़ती हुई आपको नजर आ रही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस रिटॉरिक से बचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट किसी बहुत बड़े फैसले में ख़त्म होगी। उसकी वजह साफ है। देखिए, युद्ध चल रहा है। उक्रेन की जो नई स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से उक्रेन चाहता है कि वो रशिया की कुछ टेरिटरी पे अपना कंट्रोल करे, कंसोलिडेट करे। उक्रेन की 1/3 टेरिटरी जो है वो रशिया के कंट्रोल में है। कल परसों या उसके बाद कभी भी जब वो वार्ता की टेबल पे बैठे तो उक्रेन की बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि रशिया की भी कोई टेरिटरी उनके कंट्रोल में हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में सीज फायर या किसी भी आप उस दिशा में बढ़ेंगे। बहरहाल चूँकि प्रधानमंत्री मोदी और भारत इनकी एक छवि ऐसी है कि इकलौता देश और इकलौता नेता हैं जो
जिनका बायस ना रशिया की फेवर में है, ना यूक्रेन के अगेंस्ट है, ना यूक्रेन की फेवर में है, ना रशिया के अगेंस्ट है। यानी इनकी अप्रोच दोनों नेताओं के पास है, जबकि बाकी जितने भी आप इसमें इन्वॉल्व हैं, अमेरिका हो, उनके नेटो अलाइज हो, यूरोपियंस हो, उन सब की छवि ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की फेवर में है। तो जो पीस समिट भी वो कर रहे हैं और 10 पॉइंट फार्मूला जो ज़ेलेंस्की ने सजेस्ट किया है वो कम्प्लीटली यूक्रेन की फेवर में है और उसमें रशिया को एक्सक्लूड किया है। तो कहीं से अगर उम्मीद बनती है तो वो ये है कि भारत के इंटरवेंशन से शायद एक बैलेंस्ड पोजीशन को सामने रखा जाए और उस पर कोई बातचीत हो सके। लेकिन ये होगा तभी जब यूक्रेन की बार्गेनिंग पावर होगी, उसके पास रशिया के प्रिजनर्स होंगे, उसके पास रशिया की टेरिटरी होगी, ताकि वो अपनी टेरिटरी के लिए नेगोशिएट कर सके। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे वक्त में, युद्ध के इस दौर में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। ये आपका बहुत अहम पॉइंट है। और इस बीच कुर्स्क के बाद यूक्रेन का अगला मिशन क्रीमिया ब्रिज है। कभी भी क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर सकता है यूक्रेन, ये खबर सामने आ रही है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इस बाबत बाकायदा अलर्ट जारी किया है। क्रीमिया ब्रिज पर एक साथ कई मिसाइलों से अटैक की जा रही है तैयारी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मिशन क्रीमिया यूक्रेन का अगला मिशन हो सकता है। कुर्स्क के बाद कभी भी क्रीमिया के ब्रिज को निशाना बनाया जा सकता है यूक्रेन की तरफ से, और रूसी सुरक्षा एजेंसियां इस बाबत अलर्ट हैं। तो ये देखिए, आपको अब 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। क्रीमिया ब्रिज पर कब हमला हुआ। 8 अक्टूबर 2022 को निशाना बनाया गया था इसे। क्रीमिया ब्रिज पर रूस की सप्लाई रूट पर चोट पहुंचाने की एक कोशिश थी। 17 जुलाई 2023 को फिर हमला होता है और 12 अगस्त 2023 को भी यूक्रेन ने इसी क्रीमिया ब्रिज को बनाया निशाना। तो पुतिन के क्रीमिया ब्रिज पर क्या बरसेंगी मिसाइलें? क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? एक बार फिर क्या क्रीमिया ब्रिज को यूक्रेन बनाने जा रहा है निशाना? क्रीमिया ब्रिज को नेपच्यून मिसाइल से उड़ाने की रणनीति पर इस वक्त यूक्रेन काम कर रहा है। यह खबर गंभीर है। रूस को क्रीमिया से जोड़ने में इस ब्रिज की जो अहम भूमिका है उसके बारे में हर कोई जानता है। क्रीमिया ब्रिज के आसपास तैनात एयर डिफेंस को निशाना बना रहा है यूक्रेन। क्रीमिया ब्रिज पर कवकास पोर्ट पर एक जहाज को मिसाइल से उड़ा भी चुका है यूक्रेन, यानी अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर चुका है। बिल्कुल समीर, और देखिए पहले भी क्रीमिया ब्रिज को यूक्रेन ने जिस तरह उड़ाया और उसके बाद हमने देखा समीर कि किस तरह से इसका जो बदला है वो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से लिया गया। एक साथ कई फ्रंट्स पर हमले बोल दिए गए थे यूक्रेन में समीर। जी हां, और अब आपको बताते हैं कि क्रीमिया ब्रिज के जरिए क्या प्लानिंग है। क्रीमिया को पाने का यूक्रेनी प्लान है क्या ये समझिए। क्रीमिया ब्रिज को किसी भी कीमत पर तबाह करना इस वक्त यूक्रेन का प्राइम मोटिव नजर आ रहा है। क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर टारगेटेड अटैक करने की तैयारी है। ब्लैक सी में रूसी फोर्स को कमजोर करना इसका अहम मकसद है। क्रीमियाई जनता को बगावत के लिए उकसाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, और उनकी इस प्लानिंग को इसी नजरिए से देखा जाए क्या मनीष? क्रीमिया ब्रिज रूस के मुख्य भूभाग को क्रीमिया से जोड़ता है और वहीं से सभी तरह की रसद आपूर्ति होती है। तो ज़ेलेंस्की का प्लान यह है कि अगर क्रीमिया ब्रिज को उड़ा देते हैं तो उसके बाद क्रीमिया में रसद पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, रूस की तरफ से सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो एक रोड का जरिया है जिससे होकर मैं खुद भी होकर आया हूं, खेरसौन से होते हुए, चूंकि खेरसौन का वो इलाका वॉर जोन में है, वो फ्रंट लाइन के करीब में है, तो वैसी स्थिति में रूस पर प्रेशर बनाया जा सकेगा। ये प्लान है ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की का लंबा सपना भी रहा है कि हम क्रीमिया को अचीव करेंगे। कुर्स्क में भीतर घुसने के बाद अब यूक्रेन के सैनिकों के हौसले बुलंद है और वैसी स्थिति में लगातार अगर आप देखें यूक्रेनियन अटैक का पैटर्न, तो क्रीमिया के आसपास जितने भी एयर डिफेंस हैं उन सबको वो बारी बारी से S-300, S-400, यहाँ तक कि S-500 को भी टारगेट करने का उन्होंने दावा किया था। कुछ घंटे पहले जब तमन इलाके में, कृष्णोदौर इलाके में जब उन्होंने एक रेल फेरी को अटैक किया है, जिसके विजुअल हम लगातार दिखा रहे हैं, बस उसके बाद ये संभावना बन गई है कि अगला टारगेट क्रीमिया ब्रिज हो सकता है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 8 अक्टूबर 2022 को जब क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने में एक बार सफलता मिली थी, एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाने में, उसके बाद से यूक्रेन की जो लगातार कोशिश थी, अब वो कोशिश बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रही है।
जी बिल्कुल। और देखिए क्रीमिया को लेकर यही जो जानकारी मिल रही है कि क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने को लेकर, अमिताभ सर आपसे देखिए सवाल यह है कि क्या जो क्रीमिया ब्रिज पर हमला है वो आपको ऐसा लगता है कि ये रियलिटी बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब कभी क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया गया क्योंकि इससे रेड लाइन क्रॉस करने के बराबर रूस मानता है, तो उसके बाद क्या हश्र किया गया है यूक्रेन का? देखिए क्रीमिया ब्रिज जो है वो पुतिन के दिल के बहुत करीब है, मैं ये बता दूं, क्योंकि पुतिन ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये उनका प्रोजेक्ट है। जब पहली बार इसकी शुरुआत हुई तो वो खुद ट्रक चला के मेनलैंड रशिया से क्राइमिया गए थे, तो और उसको उड़ाना एक रेड लाइन था जो अब खत्म हो गया है। लेकिन क्रीमिया ब्रिज पर रूस की भी पूरी नज़र है। उनके जितने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं या जितने भी शस्त्रास्त्र हैं वो उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। क्रीमिया ब्रिज को एक बार एक मिसाइल से तोड़ देने से उसका सोल्यूशन नहीं है, उसको कई जगह तोड़ना होगा, तभी उसको उस प्रोजेक्ट को अबैंडन किया जा सकता है, जो इस समय यूक्रेन उस स्थिति में नहीं है। लेकिन सबसे वल्नरेबल जो है, जो रूस की जनता को और पुतिन को आहत पहुंचाएगा, वो क्राइमिया ब्रिज है। जैसा मनीष बता रहे थे कि एक लैंड रूट भी बना है जो उस रास्ते, और इसीलिए बनाया गया था कि क्राइमिया ब्रिज जब तोड़ा जाएगा तो इस रास्ते से रसद या अन्य चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। तो क्राइमिया ब्रिज एक रेड लाइन है जो क्रॉस कर दिया गया है। अब जो होगा वो सचमुच एक भीषण होगा। कुर्स के बाद अगर ऐसा होता है तो ये साइकोलॉजिकली यूक्रेन के लिए एक बड़ी जीत होगी और रूसी जनता को ये लगेगा कि शायद पुतिन अब कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बार जब येवगेनी प्रिगोजिन की जो कू अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद दूसरी बार ऐसा लगेगा कि शायद पुतिन अपना कंट्रोल खो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हर कोई तो इस युद्ध को भड़काने की ही कोशिश करता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में इकलौता वाहिद ऐसा मुल्क है भारत जो शांति की बात कर रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, कीव से बड़ा संदेश देंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। 24 घंटे में 2 बार शांति की अपील उनकी तरफ से की गई है। पोलैंड के बाद यूक्रेन से शांति संदेश दिया जाएगा। फिर एक बार भारत का रुख इस युद्ध को लेकर क्या है, ये बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उनके इस दौरे से न सिर्फ यूक्रेन, रूस, बल्कि पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं, पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है। तो विश्व बंधु भारत, ये मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, बेहद ही असरदार अपील ये नजर आ रही है। और कैसे असरदार अपील काम करते हुए नजर आएगी, आपको ये समझाने की अब हम कोशिश कर रहे हैं। युद्ध भूमि से कोई समाधान नहीं निकलता है, ये युद्ध का योग नहीं है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। पोलैंड की धरती से बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, तभी कोई संभावना है। संघर्ष एक बहुत बड़ी चिंता है आज पूरी दुनिया के लिए। मानवता सबसे पहले है, शांति में पूरा सहयोग हमारी तरफ से दिया जाएगा, दिया जाता रहा है। ये जो बड़ा मैसेज है वो क्या दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से पोलैंड से, आप सुनिए। भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। 8 से 10 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में ही जेलेंस्की के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। सीधे आपको कीव लिए चलते हैं, क्या अपडेट है विपिन, जरा बताइए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यूक्रेन की राजधानी कीव। जी बिल्कुल समीर, मैं इस वक्त जहां से खड़े होकर रिपोर्ट कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले लगभग 2 से 3 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला मेरे सामने से यहां से गुजरा है और प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रम के तहत उस जगह पर पहुंच गए हैं। सुरक्षा कारणों से हम उस जगह का नाम आपको रिवील नहीं कर सकते, लेकिन उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें आना था। यहां पर कुछ इंडियन डायस्पोरा और कुछ भारतीयों से उनकी मुलाकात है और उसके बाद आगे के कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है और आज जब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे तो ज़ेलेंस्की से ये उनकी चौथी मुलाकात होगी। इससे पहले ग्लासगो, जापान और इसके साथ साथ इटली में उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज की मुलाकात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अब से लेकर अगले 8 से 10 घंटे पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त यूक्रेन पर होगी, क्योंकि यूक्रेन में भारतीय प्रधानमंत्री मौजूद है। 6 हफ्ते पहले रशिया का दौरा करके आ चुके हैं, वहां भी शांति की बात उन्होंने दोहराया था, पोलैंड में भी शांति की बात को दोहराया और यूक्रेन में भी संभवतः यही बात करेंगे और एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जी और देखिए शिव कुमार सिंघल जी, मेरा सवाल आपसे है। सवाल यह है कि देखिए सभी की नजर इस बात को लेकर है कि आज की इस मुलाकात के दौरान कोई बड़ा समाधान इस युद्ध को लेकर निकल सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपसे यह भी मैं समझना चाहूंगा कि क्या युद्ध के साथ साथ जो भारत और यूक्रेन के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, इसको लेकर भी कुछ नया और कुछ बड़ा होते हुए हम देख सकते हैं क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जैसा भारत की निगाह अब सेंट्रल यूरोप पर है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा निगलेक्ट किया था और यूक्रेन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, कॉमर्शियल भी और डिप्लोमेटिक भी। और यूक्रेन ने काफ़ी चीज़ों की हमसे रिक्वेस्ट की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद की। तो मेरा अपना विचार है कि कुछ एग्रीमेंट उस क्षेत्र में ज़रूर होंगे, भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिजिटल एरिया में मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करे जाएंगे बड़े उस पर स्तर पर इसमें। और शांति की जहाँ तक बात है, वो तो प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि मैं मित्र देशों के साथ मिलके शांति की स्थापना में के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन उन्होंने अपनी स्पीच में पोलैंड में जब बोला, वो दे दिया कि कुछ ना कुछ वो बातचीत होगी। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है, सब पोजीशनिंग कर रहे हैं अपनी अपनी। तो ये जैसे अब जो यूक्रेन ने अटैक किया है या रशिया कर रहा है, तो वो क्लियरली इंडिकेशन है कि भाई ये अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं ताकि बार्गेनिंग चिप्स उनके पास में, सबके पास में अपनी पास रहें और अपनी मर्जी वो बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया की इस वक्त देखिए भारत पर नजर है। प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे से उम्मीदें बहुत बढ़ती नजर आ रही हैं। पश्चिमी देशों का भी भारत पर भरोसा है और भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जिस पर रूस का भी भरोसा है, यूक्रेन का भी भरोसा है और बाकी नेटो मुल्कों का भी। और आज की तारीख में भारत और रूस के संबंध क्या हैं? दशकों पुराने ये प्रगाढ़ रिश्ते। ज़ेलेंस्की ये जानते हैं कि भारत की बातों पर भरोसा करता है रूस। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से ज़ेलेंस्की को भी, यूक्रेन को भी बहुत उम्मीदें। तो देखिए यूक्रेन को आखिर भारत से उम्मीद क्यों है, क्यों ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, ये जानना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। सीधा बिग बॉल का रुख कर रहे हैं। पुतिन के साथ पीएम मोदी की दोस्ती कितनी गहरी है, ये बात ज़ेलेंस्की भी समझते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड भी ये बात अच्छे समझता है। भारत की बात समझ सकता है रूस, अगर भारत बोलेगा तो ये बात रूस तक पहुंचेगी। पश्चिमी देशों से भी काफी मजबूत रिश्ता, आप समझिए दोनों तरफ, अगर दोनों धड़ों की बात की जाए तो हमारे रिश्ते बेहद करीब है। जी हां, और भारत की विश्व कल्याण की भावना जो है, इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जाहिर करते रहे हैं। सबसे अच्छा मध्यस्थ हो सकता है, मीडिएटर की भूमिका भारत निभा सकता है। सबसे तेजी से उभरती हुई वैश्विक ताकत है, लिहाजा इसकी बात का जो वजन है उसके बारे में भी हर कोई जानता है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ भी मौजूद हैं। अमिताभ जी, आज की दुनिया में ये जो बाइपोलर वर्ल्ड नजर आ रहा है, हर कोई तो बटा हुआ है, कोई इस धड़े के साथ है, कोई उस धड़े के साथ है। भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो विश्व शांति की बात कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलेगा, इसकी बात कर रहा है। आज के माहौल में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा रूस यूक्रेन में शांति समझौते की पहल कर सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा उस
अनलिमिटेड एफर्ट्स का एक जरिया है या एक तरीका है जो कई डिप्लोमेट्स ने, कई राष्ट्राध्यक्षों ने किया है कि वहाँ शांति हो। भारत अकेला नहीं है जो ये कर रहा है, और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस विजिट से इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि ये बहुत बुरा दौर है, लेकिन भारत उस नींव का एक पार्ट बन रहा है ऐतिहासिक तौर पर, जब वो इन दोनों से नेगोशिएट करने या कराने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया, 1.5 महीने पहले मॉस्को गए थे प्रधानमंत्री मोदी, और पूरी दुनिया में कहा जाने लगा था कि जो उनका जो एम्ब्रेस है पुतिन का, वो मर्डर का एम्ब्रेस है, जेलेंस्की ने कहा था। लेकिन भारत को जो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो अपनी स्वायत्तता है, वो दिखाने का ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और भारत इस समय स्थिति में भी है कि वो ग्लोबल साउथ का एक लीडर के तौर पे है। उसने कई बार इस बात को व्यक्त भी किया है कि शांति होनी चाहिए, चाहे वो गजा में हो, चाहे वो यूक्रेन में हो। तो इस तरह से एक इस दौरे को उसी तरीके से देखना चाहिए। लेकिन मैं ये भी बता दूं, कई सारे इस वॉर में रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं। हम कहते थे युद्ध नहीं होगा, आप तो दर्शकों को 2.5 साल से दिखा रहे हैं यूक्रेन युद्ध, कहते थे युद्ध ये रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं होगी। अब वो सारी रेड लाइन क्रॉस हो गई, यूक्रेन भी रूस में घुस गया। अब एक ही रेड लाइन है, न्यूक्लियर वॉर। भगवान न करे वैसा हो। ये भी देखा कि कैसे पोलैंड की धरती से न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की, बल्कि वेस्ट एशिया के हालात को लेकर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की। एक और बड़ी खबर का रुख हम कर रहे हैं। पीएम मोदी से यूक्रेन को बहुत बड़ी उम्मीद है। ज़ेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से क्या कहा गया, याद देखें। मॉस्को पर भारत का प्रभाव है, पीएम मोदी का कीव आना बहुत ज्यादा अहम है। तो आप देखें यूक्रेन को कितनी ज्यादा उम्मीद है। ज़ेलेंस्की के ऑफिस से खुद यह बयान जारी किया गया कि मॉस्को पर यानी रूस पर भारत का अच्छा खासा प्रभाव है।